प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। किस तरह एक बाप अपनी ही बेटी पर आशिक हो जाता है और फिर वह अपनी बेटी के साथ क्या करता है। किस तरह वह बाप बेटी के पाक रिश्ते को नापाक करता है और फिर उसका अंजाम क्या होता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सैयदा को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की है, जहाँ एक मोहल्ले में जैनब नाम की लड़की रहती थी। जैनब की शक्ल सूरत अल्लाह की नेमत थी। गोरी रंगत, मासूम चेहरा और आंखों में ऐसी कशिश कि हर कोई देखे तो देखता रह जाए। लेकिन उसकी परवरिश बहुत सलीके से हुई थी। वह शरीफ, समझदार और घरेलू लड़की थी। जवान होते ही उसकी शादी एक अच्छे और रईस घराने के लड़के हाशिम से हो गई। हाशिम पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान था। दोनों के दरमियान मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता बन गया। कुछ ही महीनों बाद जैनब को अल्लाह ने मां बनने की खुशखबरी दी। घर में खुशियां फैल गईं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। आरजू नाम की प्यारी सी बेटी की पैदाइश के सिर्फ 3 महीने बाद ही हाशिम एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गया। जैनब की दुनिया जैसे थम सी गई। एक हाथ में नवजात बच्ची और दूसरी तरफ बेवगैरती की जिंदगी का डर। ससुराल वालों ने शुरू में कुछ दिन साथ दिया, लेकिन फिर हालात बदलते गए। हाशिम का छोटा भाई यानी जैनब का देवर उस पर बुरी नजर रखने लगा। एक रोज उसने अकेले में जैनब पर हाथ डालने की कोशिश की। जैनब ने फौरन शोर मचाया और घर वालों से शिकायत की, मगर इंसाफ तो तब मिलता जब नीयतें साफ होतीं। उल्टा उसी दिन उसे जिल्लत और धक्कों के साथ घर से निकाल दिया गया। अब जैनब अपनी 3 महीने की बच्ची को गोद में लिए दर दर भटक रही थी। मायके का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी जवाब मिला, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तुझसे क्या लेना देना। उसके माँ बाप का इंतकाल पहले ही हो चुका था। सड़कों पर भटकते हुए जैनब ने आखिरकार एक छोटे से किराए के मकान में पनाह ली। जिंदगी अब सिर्फ एक लड़ाई बन गई थी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वह दूसरों के घरों में काम करने लगी। बर्तन, कपड़े, झाड़ू, कोई काम छोटा नहीं था। बच्ची को गोद में लेकर कभी घर घर जाती, कभी किसी दुकान से सस्ती चीजें ले आती। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात इरफान नाम के एक आदमी से हुई। उम्र में बड़ा, पर बातों में नरमी थी। वह अक्सर काम वाली औरतों की मदद किया करता था। धीरे धीरे इरफान ने जैनब से हमदर्दी जतानी शुरू की। खाने का सामान देना, बच्ची के लिए दूध लाना और हालचाल पूछना आम बात हो गई। वक्त बीतता गया। जैनब अकेली थी, बेबस थी और एक सहारे की तलाश में थी। इरफान ने उससे निकाह की पेशकश की और साथ ही कहा कि वह उसकी बच्ची को भी अपनी औलाद की तरह कबूल करेगा। जैनब ने बहुत सोचा। हालात, मजबूरियां और बेटी की परवरिश के लिए वह इरफान से निकाह कर लेती है। मगर जैनब यह नहीं जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। निकाह के बाद जैनब की जिंदगी थोड़ी ठहरी हुई मालूम होने लगी। अब एक सर पर छत थी, 2 वक्त की रोटी थी और बेटी आरजू की परवरिश के लिए कुछ सुकून। इरफान ने शुरुआत में अपने वादे निभाए। उसने आरजू को अपनी बेटी कहा, उसके लिए नए कपड़े लाया करता, स्कूल में दाखिला करवाया और जैनब से खुश रहने की कोशिश करता। जैनब को भी लगा कि अल्लाह ने किसी नेक इंसान को उसके नसीब में लिखा है। मगर ये राहत कुछ वक्त की थी। वक्त गुजरता गया। आरजू अब 6 साल की हो चुकी थी। नन्ही बच्ची अब स्कूल जाती, किताबों से खेलती और हर मासूम बच्ची की तरह अपनी माँ से चिपकी रहती। जैनब उसकी आंखों में अपनी अधूरी दुनिया देखती थी। मगर जैनब के दिल में एक खालीपन अब भी बाकी था। इरफान से उसे कोई औलाद नहीं हुई। निकाह को 5 साल हो चुके थे। इरफान का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा था। वह अक्सर खामोश रहता, झल्ला जाता और कई बार रात को देर से घर लौटता। जैनब ने एक रात कहा, इरफान, अगर कुछ परेशान हो तो मुझसे कहो, हम मिलकर हल निकालेंगे। इरफान ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। धीरे धीरे जैनब को एहसास होने लगा कि अब वो रिश्ता वैसा नहीं रहा। लेकिन वह खामोश रही, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। आरजू अब जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रही थी। उसमें अपनी माँ की झलक साफ नजर आने लगी थी। वही मासूमियत, वही खूबसूरती, वही शर्मीलापन। जैसे जैसे आरजू बड़ी होती गई, इरफान का बर्ताव भी अजीब होता गया। वह उसकी हरकतों पर गौर करने लगा। क्या पहनती है, किससे बात करती है, कहाँ जाती है।
शुरू में जैनब ने सोचा कि ये एक बाप की फिक्र है, मगर बहुत जल्द उसकी ममता को शक में बदलने वाले लम्हे आने लगे। एक बार आरजू ने जैनब से पूछा, अम्मी, अब्बू मुझे अजीब नज़रों से क्यों देखते हैं? मुझे डर लगता है। जैनब की रूह कांप गई। उसे अपने पहले शौहर का देवर याद आ गया। वो झर भरी नज़रें, वो नापाक इरादे, और फिर उसी नज़र की सज़ा में उसे घर से निकाला गया था। क्या अब वही सब कुछ फिर से हो रहा है? उसने इरफान से बात करने की कोशिश की, मगर इस बार कोई हमदर्दी नहीं मिली, सिर्फ सख्त लहजा और आंखें जो बहुत कुछ छुपा रही थीं। बच्ची है, बेवजह की बातें करती हैं, इरफान ने कहा। मगर जैनब अब समझ चुकी थी। हवस की पहली परछाई उसके घर की दीवारों पर उतर चुकी थी। आरजू अब 15 बरस की हो चुकी थी। लंबी कद काठी, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उसकी माँ जैनब की जिंदा तस्वीर हो। मोहल्ले में अब लोग उसकी खूबसूरती की मिसालें देने लगे थे। स्कूल की सहेलियां उससे रश्क करने लगी थीं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में अब बाप जैसा एहसास नहीं रहा था। वो था इरफान। इरफान अब आरजू को बहुत गौर से देखने लगा था। उसकी मौजूदगी में अजीब खामोशी छा जाती। आरजू अक्सर महसूस करती कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। शुरू में उसे लगा शायद वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन वक्त के साथ इरफान की हरकतें और नजदीकियां उसे बेचैन करने लगीं। जैनब भी सब महसूस कर रही थी, मगर उसका डर अब तक यकीन में नहीं बदला था। वह खुद को समझाती, नहीं, इरफान ऐसा नहीं कर सकता। आखिर वो मेरा शौहर है, आरजू का बाप है। मगर एक दिन ऐसा हुआ जिसने जैनब के सारे भ्रम तोड़ दिए। एक शाम जब वह काम से जल्दी लौट आई तो उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर दाखिल हुई तो आरजू सहमी हुई बैठी थी और इरफान उसे देखकर चौंक गया। जैनब ने देखा कि आरजू की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? उसने पूछा। आरजू कुछ न बोली, बस माँ से लिपट कर रोने लगी। उस लम्हे जैनब समझ गई, अब खामोश रहना गुनाह है। उसी रात जब इरफान सो गया, जैनब ने आरजू से साफ साफ पूछा, बेटा, मुझे सच बताओ, क्या इरफान ने तुम्हें छूने की कोशिश की? आरजू की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, वो मुझे बाथरूम की तरफ जाते हुए घूरते हैं, और आज उन्होंने मेरे बालों में हाथ डालकर कहा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। मुझे डर लग रहा है अम्मी। जैनब के पांव तले जमीन खिसक गई। वो जो इरफान पर भरोसा करके निकाह के बंधन में बंधी थी, वो जो उसे मर्द समझकर बेटी की परवरिश सौंपी थी, वही आज उसकी बेटी पर बुरी नजर डाल रहा था। उस रात जैनब सो नहीं सकी। वो जानती थी कि अगर आज उसने खामोशी ओढ़ ली तो उसकी बेटी का बचपन, उसका यकीन और शायद उसकी जिंदगी तक मिट जाएगी। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। घर, छत, कमाई, सब इरफान के हाथ में था। और समाज, वो तो औरतों से सवाल करता है, मर्दों से नहीं। जैनब के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इरफान की हवस का शिकार बनने दे, या फिर एक बार फिर बेघर होकर इस दुनिया से लड़ने निकले। इस बार जैनब ने फैसला कर लिया था, अब डर कर नहीं, डट कर जीना है। जैनब की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उस रात आरजू उसकी गोद में सिमटी रही, कांपती हुई, सहमी हुई, जैसे हर आहट से डरती हो। जैनब के जहन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं फिर चुप रहूं? क्या मेरी बेटी भी वही जिल्लत सहे जो मैंने सही? सुबह होते ही जैनब ने एक फैसला किया। वो इरफान से सीधी बात करेगी, एक माँ की तरह नहीं, एक इंसान की तरह जो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। वो रसोई में थी, इरफान अखबार पढ़ रहा था। जैनब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इरफान, मुझे तुमसे बात करनी है। इरफान ने अखबार से नजर उठाई। क्या बात है? जैनब की आवाज सख्त थी, लेकिन कांप रही थी। तुम्हें अपनी बीवी और बेटी पर कैसी नजर रखनी चाहिए, ये तुम भूल गए हो? इरफान का चेहरा तमतमा गया। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सब समझती हूँ इरफान। आरजू अब बच्ची नहीं रही और तुम बाप नहीं बचे। इरफान उठकर खड़ा हो गया। बकवास बंद करो जैनब, जैनब ने चिल्लाकर कहा। बकवास नहीं है ये। अगर एक बार और तुमने मेरी बेटी की तरफ देखा ना, तो मैं तुम्हारा नाम लेकर मोहल्ले वालों के सामने खड़ी हो जाऊंगी। इरफान पहली बार डर गया। उसे अंदाजा नहीं था कि जैनब इतनी मजबूती से खड़ी हो सकती है, मगर साथ ही वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने जैनब को धक्का दिया। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा?
तुम्हें और उस लड़की को मैंने आसरा दिया, वरना तुम कब की गटर में पड़ी होती। जैनब दीवार से टकराई, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं छूने की कोशिश की, बल्कि एक औरत की ममता को ललकारा है। अब या तो तुम ये घर छोड़ो या हम दोनों छोड़ेंगे, लेकिन चुप अब नहीं रहेंगे। उसी शाम जैनब ने मोहल्ले की एक पुरानी सहेली सलीमा आपा को सब कुछ बताया। सलीमा आपा ने उसकी मदद का वादा किया और एक औरतों की सहायता संस्था का पता दिया जो घरेलू शोषण और ज्यादती के खिलाफ काम करती थी। जैनब और आरजू उसी रात सलीमा आपा के साथ वह घर छोड़कर एक सुरक्षित जगह चली गईं। इरफान को अब कोई ढूंढ नहीं पाया। जैनब और आरजू अब उस घर से निकल चुकी थीं। उस घर से जहां दीवारों पर हवस का साया था और जुबानों पर चुप्पी का ताला। सलीमा आपा उन्हें एक औरतों की पनाहगाह में लेकर गईं, जहां जुल्म और ज्यादती की शिकार औरतों के लिए छत, खाना और कानूनी मदद मयस्सर थी। वहां जैनब को पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं थी। वहां कई और चेहरे थे, किसी के चेहरे पर ताज़ा चोटों के निशान, तो किसी की आंखों में बरसों की चुप्पी थी। किसी ने शराबी शौहर से पिटाई सही थी, किसी को भाई ने ही घर से निकाल दिया था और किसी को अपने ही बाप ने नोचने की कोशिश की थी। जैनब को अब समझ आने लगा था कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, एक पूरे सिस्टम से थी। एक सोच से जो मर्द को खुदा बना देती है और औरत को गूंगी गुलाम। आरजू अब भी डरी सहमी रहती थी। जब कोई अजनबी मर्द सामने आता तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता। जैनब को बेटी की आंखों में वही डर दिखता था जो कभी उसकी अपनी आंखों में था। एक रोज संस्था की काउंसलर ने जैनब से कहा, आप चाहें तो इरफान के खिलाफ केस कर सकती हैं। हमारे पास वकील हैं और हिफाजत की गारंटी भी। जैनब ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैं केस करूंगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब बच्चियों के लिए जो अपनी ही छत के नीचे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इस बार वो डरी नहीं थी, क्योंकि अब उसके साथ सच था और उस सच की आवाज बनने का जुनून। अगले ही हफ्ते जैनब ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। इरफान की गैर मौजूदगी में केस की कार्रवाई शुरू हुई। कई और औरतों ने भी संस्था में आकर अपने अपने अनुभव सुनाए। कईयों की कहानियां जैनब जैसी ही थीं। इन सब के बीच आरजू अब स्कूल नहीं जाती थी। जैनब ने संस्था से मदद लेकर उसे एक मनोवैज्ञानिक से मिलवाया। धीरे धीरे वो खुलने लगी, बातें करने लगी और फिर 2 महीने बाद उसने कहा, अम्मी, क्या मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ? जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो दर्द के नहीं थे, वो उम्मीद के थे। हाँ बेटी, उसने कहा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जैनब का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें झुकाव नहीं, बल्कि बुलंदी थी। एक औरत जो कभी सिर झुकाकर जीती थी, अब सिर उठाकर चलती थी। और उसकी बेटी आरजू अब सिर्फ एक डरी हुई बच्ची नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन रही थी। काउंसलिंग और पढ़ाई ने आरजू को नया हौसला दिया था। वो अब संस्था की बाकी बच्चियों को पढ़ाने लगी थी, उर्दू, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर। लड़कियां उसे आपा कहने लगी थीं। जैनब ने भी सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। संस्था में ही उसे एक छोटा सा कोना मिला, जहां वो औरतों को कपड़े बनाना सिखाती थी। कुछ NGO वाले आए और उसके काम को देखकर उसे एक छोटे बिजनेस लोन की पेशकश की। आप अपनी दुकान खोल सकती हैं, एक महिला अफसर ने कहा। जैनब मुस्कुराई, अब मुझे किसी के घर पर नौकरानी नहीं बनना, अब मैं अपनी बेटी की दुनिया बनाऊंगी। इसी दौरान इरफान के केस की सुनवाई आगे बढ़ी। पुलिस ने कई मोहल्ले वालों के बयान लिए, जिनमें कुछ ने इरफान के चरित्र पर पहले से शक जताया था। एक दिन कोर्ट में पेशी थी। जैनब और आरजू दोनों पहुंचीं। पहली बार जैनब ने अदालत में अपने साथ हुए हर जुल्म को बिना डरे बयान किया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई की आग थी। जज ने केस को गंभीर मानते हुए इरफान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। वो भागा हुआ था, लेकिन कानून की पकड़ से ज्यादा दूर नहीं। उसी हफ्ते एक स्थानीय अखबार में जैनब की कहानी छपी, एक माँ जिसने बेटी के लिए खामोशी को तोड़ दिया। ये खबर वायरल हो गई। कुछ चैनलों ने संस्था से संपर्क किया और डॉक्यूमेंट्री के लिए अनुमति मांगी। अब जैनब का नाम लिया जाने लगा था, जिंदा औरतों के लिए आवाज। मगर इस शोहरत से ज्यादा उसकी असली जीत ये थी कि एक रोज संस्था की एक 10 साल की बच्ची ने आकर उसके गले लगते हुए कहा, आप मेरी असली माँ जैसी हो, मुझे अब डर नहीं लगता। कई महीने बीत गए,
ज़ैनब अब मोहल्ले की नहीं, बल्कि शहर की एक जानी पहचानी समाज सेविका बन चुकी थी। उसकी आवाज़, उसके शब्द अब सिर्फ दर्द नहीं थे, वो आवाज़ें थीं बदलाव की। आरजू अब इंटर की छात्रा थी, कॉलेज में टॉपर और साथ ही संस्था में वॉलंटियर। वो अब डर के बारे में नहीं, हिम्मत के बारे में बात करती थी। कई लड़कियां उसे अपना रोल मॉडल मानती थीं। इसी दौरान एक दिन एक खबर आई, इरफान को पंजाब के एक छोटे शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां सबूतों, गवाहों और ज़ैनब की मजबूत गवाही के आधार पर कोर्ट ने उसे 7 साल की सज़ा सुनाई, छेड़खानी, मानसिक प्रताड़ना और नाबालिग बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप में। ज़ैनब उस दिन कोर्ट से निकली तो आरजू ने उसका हाथ थाम कर कहा, अम्मी, आपने जो किया वो हर औरत नहीं कर पाती। ज़ैनब मुस्कुरा दी, बेटी, जब बात बेटी की हिफाजत की हो तो माँ पत्थर भी उठाती है, आग भी। वक्त गुजरता गया। अब ज़ैनब की बुटीक चल निकली थी। उसका नाम था आरजू, उम्मीद की सुई। वहीं से वो अकेली और ज़रूरतमंद औरतों को काम देती थी। वो चाहती थी कि कोई और ज़ैनब दर दर की ठोकरें न खाए। और आरजू, वो अब एक जानी मानी सोशल वर्कर बन चुकी थी। कॉलेज के बाद उसने विमेन राइट्स पर रिसर्च की, टेडेक्स टॉक दी। उसकी कहानी ने सैकड़ों लड़कियों को ये समझाया कि रिश्ते अगर हिफाजत न दें तो आवाज़ उठाना ही असली रिश्ता है खुद से। एक शाम माँ बेटी बालकनी में बैठी थीं। सूरज डूब रहा था, पर आसमान पर लाली फैली थी। आरजू ने कहा, अम्मी, आपने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, जीना सिखाया है। ज़ैनब ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, और तूने मुझे माफ़ किया, उस घर के लिए, उस रिश्ते के लिए जहां मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था। मगर अब कोई अकेला नहीं था। यह कहानी एक हकीकत का आईना है, ऐसी हकीकत जो हमारे आसपास मौजूद है, मगर हम देखना नहीं चाहते। अगर किसी बच्ची, औरत या किसी भी कमज़ोर पर घर के अंदर ही जुल्म हो रहा हो, तो चुप मत रहिए, क्योंकि जुल्म सहना उतना ही गुनाह है जितना करना। आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ सईदा को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।